तो हम लोग बात कर रहे थे नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट की। 4 पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। मैनेजमेंट के बारे में बहुत कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं। जैसे हम लोगों ने मैनेजमेंट पढ़ा, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, मैनेजमेंट के फीचर्स, मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस, मैनेजमेंट का नेचर, फिर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट हम लोगों ने पढ़ा, और फिर मैनेजमेंट के फंक्शंस भी हम लोगों ने पढ़ा। इतना कुछ हम लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं। आज ये लास्ट पार्ट है, पार्ट 5 है, और इस वीडियो के अंदर ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। और एक और बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो टॉपिक क्या है, कोऑर्डिनेशन। इस वीडियो में पहले पढ़ना क्या है वो भी समझ लो। पहली चीज कोऑर्डिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेशन, द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, नेचर या फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन और इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। 1 या 2 हम लोग केस स्टडीज भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, कोऑर्डिनेशन समझते हैं कि आखिर कोऑर्डिनेशन क्या होता है। देखो पहला ही टॉपिक है हमारा। तो कोऑर्डिनेशन क्या है, जरा पहले तो हिंदी में समझो। कोऑर्डिनेशन जिसे हम लोग तालमेल बोलते हैं। देखो तालमेल का मतलब यहाँ पर ये है कि जब हम लोग सारे इंडिविजुअल्स के एफर्ट्स को एक साथ लेके चलते हैं, उनको इकट्ठा कर लेते हैं, तो उसे कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। अब कहोगे सर बातें थोड़ी सी समझ में हमें नहीं आ रही, कोई बात नहीं। देखो हम लोग क्रिकेट की बात करें, 11 प्लेयर हैं। अगर उन 11 प्लेयर में से कोई 2 प्लेयर भी ढंग से नहीं खेलते तो क्या होता है, हम लोग मैच हार जाते हैं। यानी उन 11 प्लेयरों का सहयोग मिला के ही हमारा कोऑर्डिनेशन बनता है। यानी हमको सबको आपस में एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करके चलना पड़ेगा। अगर 9 प्लेयर अच्छा कर रहे हैं, 2 प्लेयर ठीक नहीं कर रहे हैं, तो काम सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। यानी हमें 11 के बीच में आपस में कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। ठीक, जनरली हम लोग गेम्स वगैरह में ज़्यादातर ये वर्ड इस्तेमाल करते हैं कि यार आपस में कोऑर्डिनेट करके चलो। ठीक, यहाँ पर सेम ऑर्गेनाइजेशन की हम लोग बात करते हैं, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, एक कंपनी की बात करते हैं। हमारे पास 4 या 5 डिपार्टमेंट हैं। अगर पांचों डिपार्टमेंट आपस में कोऑर्डिनेट ना करें, सब अपनी अपनी जगह लगे रहें मनगढ़ंत काम करने के लिए, तो क्या ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल गोल अचीव हो पाएगा? गोल अचीव नहीं हो पाएगा। सेम यहाँ पर जैसे हम लोग ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे आपका हॉस्पिटल हो, चाहे आपका जिम हो, यानी कहने का मतलब ये है कि जहाँ जहाँ मैनेजमेंट होगा वहाँ कोऑर्डिनेशन का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक, हम लोग देखो डेफिनेशन देख लेते हैं। द प्रोसेस बाय विच मैनेजर सिंक्रोनाइजेस द एक्टिविटीज। बात यह है कि ये सिंक्रोनाइजेस क्या होता है। सिंक्रोनाइजेस का मतलब हो गया कि सबको इकट्ठा लेके चलो, सबको एकत्रित करके चलो। जैसे यहाँ पर 10 लोग हैं ना, तो 10 लोगों की अपनी अपनी अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं, तो उन सबको साथ लेके चलो। तो सिंक्रोनाइजेस द एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। अलग अलग डिपार्टमेंट्स की एक्टिविटी को एक साथ लेके चलना ही ये आपका कोऑर्डिनेशन कहलाता है, यानी तालमेल कहलाता है। तो द कोऑर्डिनेशन इज द फोर्स दैट बाइंड्स ऑल द अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो कोऑर्डिनेशन वो फोर्स है जो मैनेजमेंट के बाकी सभी फंक्शंस को, चाहे प्लानिंग हो, चाहे ऑर्गेनाइजिंग हो, चाहे स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, कोई भी हो, उन सबको बाइंड करके चलता है। अगर फंक्शंस तो हम कितनी भी अच्छे कर लें, कितना भी कुछ भी कर लें, लेकिन अगर कोऑर्डिनेशन नहीं है तो ये समझ लो कि सब कुछ रखा रह जाएगा, हम गोल अचीव नहीं कर पाएंगे। चलो यहाँ तक कोऑर्डिनेशन की बात तो हमें समझ में आई कि चलो ऑर्गेनाइजेशन में सबको एक साथ लेके चलना है, सबके साथ कोऑर्डिनेट करके चलना है, ये बात तो समझ गए। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट तो वही है, क्योंकि हम लोगों ने भी और आप लोगों ने भी बुक में लिख रखा होगा, सेकेंड हैंड बुक ली है तो उसमें तो पहले से लिखा होगा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, कोऑर्डिनेशन, द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन के बारे में समझ गए, मैनेजमेंट के बारे में भी समझ गए। ये एसेंस वर्ड क्या है यार, पता है तो कमेंट बॉक्स में बताओ जरा। एसेंस का मतलब होता है समरी, समरी या जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं सार या सारांश। अगर हम लोग देखें कि मैनेजमेंट की ओवरऑल समरी क्या है, तो वो निकल के आती है कोऑर्डिनेशन। ये बात समझ रहे हो नहीं कि अगर हम कह रहे हैं यार एक स्कूल के अंदर बहुत अच्छा मैनेजमेंट है, स्कूल में देखो सारी एक्टिविटीज़ बहुत बढ़िया चल रही हैं, तो वो जो एक्टिविटीज़ बढ़िया चल रही हैं वो किसकी वजह से बढ़िया चल रही हैं, वो चल रही हैं कोऑर्डिनेशन की वजह से। अब बात समझ रहे हो नहीं कि मैनेजमेंट एक तरफ, कोऑर्डिनेशन एक तरफ। मैनेजमेंट तभी ठीक है जब आपस में कोऑर्डिनेशन है। अब बात थोड़ी बहुत समझ में आ रही होंगी। तो अगर हम लोग देखें कि ओवरऑल निचोड़, कहते हैं ना कि मैनेजमेंट ये है इतना बड़ा, इसका ओवरऑल निचोड़, ओवरऑल समरी निकालो जरा कि क्या है आखिर मैनेजमेंट की वजह से हमने क्या अचीव किया। तो मैनेजमेंट की जो ओवरऑल समरी निकल के आएगी वो निकल के आएगी कोऑर्डिनेशन। कि
तभी काम सब कुछ ठीक ठाक हो पाया जब कोऑर्डिनेशन अच्छा था हमारे बीच में। अब कहोगे सर कोऑर्डिनेशन क्या कोई फिजिकल चीज़ है? कोई फिजिकल चीज़ तो नहीं है, बस ये है कि ये आपस में होना चाहिए कोऑर्डिनेशन। वैसे ये कोई ना तो फिजिकल चीज़ है, ना हम इसे ज़बरदस्ती बना सकते हैं, बस एक दूसरे को सहयोग करना ही कोऑर्डिनेशन है। तो इतना समझ गए कोऑर्डिनेशन द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है। एसेंस ऑफ मैनेजमेंट का मतलब मैनेजमेंट की समरी, कि अगर एक बेटर मैनेजमेंट है तो किसकी वजह से है? वो है आपका कोऑर्डिनेशन की वजह से। अब कोऑर्डिनेशन को ही मैनेजमेंट की समरी क्यों कहा जाता है, या कोऑर्डिनेशन को एसेंस ऑफ मैनेजमेंट क्यों कहा जाता है? टॉपिक तो हमारा ये है। तो देखो, इसलिए कहते हैं सिर्फ 3 पॉइंट है, इजी पॉइंट है। क्यों? क्योंकि कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के जितने भी फंक्शन हैं, जितने भी काम हैं, सब में क्या चाहिए? कोऑर्डिनेशन। कैसे चाहिए मैं अभी बात करते हैं। दूसरा, कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट ऑल द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की जितनी भी लेवल है, चाहे टॉप लेवल है, चाहे मिडिल लेवल है, चाहे लोअर लेवल है, सब में क्या चाहिए? कोऑर्डिनेशन। अब आप कहोगे सर फंक्शन में कोऑर्डिनेशन चाहिए, लेवल्स में कोऑर्डिनेशन चाहिए, तो फिर बचा क्या? तो बात भी सही है कि कुछ नहीं बचा। मैनेजमेंट में जो भी एक्टिविटीज है सब में तो कोऑर्डिनेशन चाहिए, इसीलिए तो हम मैनेजमेंट को कोऑर्डिनेशन को क्या बोलते हैं? द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। एक तीसरा पॉइंट और है कि कोऑर्डिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ठीक, तो ये 3 पॉइंट हमें पढ़ने हैं, तीनों के एक एक से हम लोग बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कोऑर्डिनेशन इज नीडेड टू परफॉर्म ऑल दी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के सभी फंक्शंस को करने के लिए हमें किस चीज़ की जरूरत पड़ती है? कोऑर्डिनेशन की। ठीक, अब कौन कौन से फंक्शंस हैं उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहला है प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब डिसाइडिंग इन एडवांस। अब देखो एडवांस में डिसाइड कर रहे हैं, हम लोग अपना टारगेट चूज कर रहे हैं, तो टारगेट हमने चूज कर लिया। सपोज करो मेरे पास ये कैलकुलेटर रखा हुआ है, ये कैलकुलेटर, ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक, कैलकुलेटर हम लोग बनाते हैं, हमने टारगेट चूज किया 3 लाख कैलकुलेटर बनाने हैं इस साल के अंदर, ये हमारी प्लानिंग हो गई। अब क्या 3 लाख कैलकुलेटर ऐसे बन जाएंगे हवा में? कुछ इसके लिए जो मेन टारगेट है 3 लाख कैलकुलेटर, इसको अचीव करने के लिए कुछ हमें सपोर्टिव प्लान बनाने पड़ेंगे। सपोर्टिव तो समझते हो ना कि अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग प्लान्स। तो वो जो सपोर्टिव प्लान है और जो मेन प्लान है, इनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। बात समझ गया नहीं? अब आप कहोगे सर कैसे, एक एग्जाम्पल भी दे देते। तो देखो, जैसे हमने कैलकुलेटर की बात की, 3 लाख कैलकुलेटर हमें बनाने हैं। अब जो आपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को जो आपने सपोर्टिव प्लान दिया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से कहा एक काम करो हमें 5 लाख कैलकुलेटर बनाने हैं। मतलब आपने सोचा एक काम करते हैं, ज़्यादा बताते हैं तो 3 लाख तो बन ही जाएंगे, बट पता चला प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने बहुत अच्छा काम किया, उनने 5 लाख ही कैलकुलेटर बना दिए। अब क्या करोगे? अब तो जो ओवरऑल टारगेट है आप कहोगे सर वो तो अचीव हो गया और उल्टा ज़्यादा बन गया। भाई ज़्यादा तो बन गया, सेल कैसे करोगे? सेल की भी तो वैल्यू होती है ना, वो चीज़ भी देखनी है। अब आप कह रहे हो नहीं सर एक काम करते हैं, 3 लाख बनाने टारगेट है, 2 लाख का टारगेट देते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, तो वो बिल्कुल आराम से काम करेंगे। तो जब तक मेन प्लान में और सपोर्टिव प्लान में जब तक कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, जब तक प्लानिंग किसी काम की नहीं है। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कहाँ चाहिए? प्लानिंग में। प्लानिंग में भी किस किस के बीच में? मेन प्लान और सपोर्टिव प्लान। चलो सेकंड पॉइंट पर आ जाते हैं, ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या है? अब प्लानिंग तो हो गई, 3 लाख कैलकुलेटर, अब इसके लिए अलग अलग डिपार्टमेंट बनाने पड़ेंगे, अलग अलग एक्टिविटीज़ होंगी, रिसोर्सेज लेके आने पड़ेंगे। तो जो भी हम लोग रिसोर्सेज लेके आ रहे हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी है। अब रिसोर्सेज कैसे? सर एक मशीन ले आए हम लोग 3 करोड़ रुपए की, मैंने कहा बहुत बढ़िया। पता चला मशीन पर काम करने वाली लेबर ही नहीं मिल रही है, मशीन के लिए रॉ मटेरियल ही नहीं मिल रहा है। तो जो भी रिसोर्सेज हम लोग लेके आ रहे हैं उसके बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। जैसे मशीन भी रिसोर्सेज है, लेबर भी रिसोर्सेज है और रॉ मटेरियल भी रिसोर्सेज हैं, तो इनके बीच में कोऑर्डिनेशन। दूसरी चीज़ अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी, इनके बीच में भी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। देखो 3 वर्ड मैंने बोल दिए, अथॉरिटी पावर टू टेक डिसीजन, रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे आप हिंदी में जिम्मेदारी बोलते हो, और अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही। तीनों का जरा थोड़ा सा और डीप में हम लोग समझते हैं। सपोज करो मैंने आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, मैंने कहा एक काम करो आज दिन भर में ये 100 कैलकुलेटर बन जाने चाहिए, ये मैंने आपको जिम्मेदारी दे दी, बट मैंने आपको अथॉरिटी नहीं दी, अथॉरिटी मैंने कुछ भी नहीं दी, मैंने सिर्फ इतना ही कहा बन जाने चाहिए। आपने कहा ठीक है। अब पता चला बीच में रॉ मटेरियल खत्म हो गया, मैंने तुम्हें कोई अथॉरिटी दी थी? नहीं दी थी। अब आप क्या कहोगे शाम को? सर कैलकुलेटर नहीं बन पाए। क्यों नहीं बन पाए? सर रॉ मटेरियल खत्म हो गया था, मेरे पास पावर ही नहीं थी कि मैं रॉ मटेरियल खरीद लूँ। तो यहाँ पर सब काम हो गया गड़बड़। तो मैं अगर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी देता हूँ तो साथ में अथॉरिटी भी देना चाहिए।
अथॉरिटी भी दे दी, चलो। तीसरा है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब जवाबदेही, कि अगर काम टाइम पे कंप्लीट नहीं हुआ, 100 यूनिट्स नहीं बनी, तो अकाउंटेबल भी आप ही होगे, जवाबदेही भी आपके लिए ही होगी। ठीक, बात समझ गए? तो इनके बीच में भी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए कि जिसे जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दो उसे उतनी अथॉरिटी भी देनी है और उसी से अकाउंटेबल भी होना है, यानी उसी से जवाबदेही भी होना चाहिए। तीसरा है स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब, अब स्टाफिंग प्रोसेस अगर आप लोगों को ध्यान हो, स्टाफिंग वर्ड सिर्फ याद हो जब मैंने फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़ाए थे, तो स्टाफिंग में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लेके आते हैं, उनमें से बेस्ट पर्सन सिलेक्ट कर दें और वो जो पर्सन है जिस फील्ड में परफेक्ट है उस फील्ड में हम उसे जॉब असाइन करते हैं। यानी जो पर्सन है उसकी स्किल कैसी है, उसके पास किस चीज़ का टैलेंट है और आपने उसे कौन सी जॉब असाइन कर रखी है, इसके बीच में भी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। पता चला एक बेहतरीन क्लर्क है जिसे कंप्यूटर की नॉलेज अच्छी खासी है, क्लर्क के रूप में बहुत अच्छा काम कर लेता है, उसे 3 साल का एक्सपीरियंस भी है, बट आपने उस बंदे को सुपरवाइज़र बना दिया। क्या आपने सही पर्सन को सही जॉब दी? नहीं दी। तो आपको कोऑर्डिनेशन रखना है किस किस के बीच में, स्किल ऑफ अ पर्सन एंड जॉब असाइन टू हिम। चलो यहाँ तक बात समझ में आ गई। चौथा पॉइंट है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का मतलब, डायरेक्टिंग मैंने आपको 4 फंक्शंस वैसे पढ़ाए होंगे अगर आप लोगों को ध्यान हो, सुपरविजन, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, लीडरशिप, ये सब पढ़ाए होंगे। ये सब अभी तो खैर कुछ मतलब नहीं है। डायरेक्टिंग का मतलब यहाँ पर सिर्फ डायरेक्शंस प्रोवाइड करना है, लोगों को जानकारी प्रोवाइड करना, ये डायरेक्टिंग है आपका। ठीक, उन्हें गाइड करना, उन्हें मोटिवेट करना डायरेक्टिंग है आपका। अब यहाँ पर डायरेक्टिंग तभी ठीक तरीके से पॉसिबल है जब कोऑर्डिनेशन हो, और कोऑर्डिनेशन भी किस किस के बीच में, सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में। अब आप कहोगे सर सुपीरियर सबऑर्डिनेट कौन होगा? देखो, आपके ऊपर जो काम कर रहा है वो आपका सुपीरियर है और आप उसके लिए सबऑर्डिनेट हो, या अगर ऐसा ना कहें, मैं हूँ, मेरे नीचे जो भी काम कर रहा है वो सबऑर्डिनेट है मेरा, और उन सबऑर्डिनेट्स के लिए मैं कौन हूँ? सुपीरियर हूँ। मैं लोअर लेवल पर काम कर रहा हूँ, मेरे ऊपर मिडिल लेवल वाले हैं। ठीक, मेरे लिए मिडिल लेवल वाले कौन है? सुपीरियर, और मैं उनके लिए क्या हूँ? सबऑर्डिनेट। अगर मैं अपनी बात करूँ, मैं सुपीरियर, तो मेरे नीचे जो वर्कर काम कर रहे हैं वो सबऑर्डिनेट। ठीक, जो ऊपर और जो नीचे पोस्ट वाले होते हैं, ऊपर पोस्ट वाली सुपीरियर, नीचे पोस्ट वाले सबऑर्डिनेट्स, तो इनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। तभी हमारी जो डायरेक्शंस है, तभी जो हमारा मोटिवेशन है, लीडरशिप है, कम्युनिकेशन है और आपका मोटिवेशन है, तभी आपका सक्सेसफुल हो पाएगा। ठीक, और लास्ट है हमारा कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में क्या करते हैं हम लोग? देखते हैं कि प्लानिंग में हमने क्या स्टैंडर्ड रखे थे, प्लानिंग करते टाइम हमने क्या प्रोडक्ट डिज़ाइन किया था। जैसे ये कैलकुलेटर है ना, ये डिज़ाइन किया था हम लोगों ने प्लानिंग के टाइम पे, रफली डायग्राम बना लिया था इसका। जब हम लोगों ने देखा प्रोडक्ट बन के तैयार हुआ, तो हमारा क्या बन के तैयार हुआ, यानी एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है। तो जो स्टैंडर्ड फिक्स किए थे और जो एक्चुअली में है, इन दोनों के बीच में भी प्लानिंग होना जरूरी है। प्लानिंग नहीं, सॉरी, कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। तो आपका 5वां पॉइंट हो गया। तो पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, कोऑर्डिनेशन इज नीडेड टू परफॉर्म ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, और इनके बीच में कोऑर्डिनेशन जरूर याद रखना कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ कोऑर्डिनेशन चाहिए पड़ता है। सेकेंड पॉइंट, इजी पॉइंट, कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट ऑल द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन अब हमें कहाँ चाहिए? मैनेजमेंट की सभी लेवल्स पर। मैनेजमेंट की लेवल कितनी होती है? कहोगे सर मैनेजमेंट की 3 लेवल होती हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, तीनों में ही कोऑर्डिनेशन चाहिए। टॉप लेवल में, टॉप लेवल मैनेजमेंट की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको इंटीग्रेट करने के लिए, मिडिल लेवल में जो भी डिपार्टमेंट्स हैं उनकी एक्टिविटीज़ को इंटीग्रेट करने के लिए, और लोअर लेवल में जो वर्कर्स की एक्टिविटीज़ हैं उनको इंटीग्रेट करने के लिए आपको कोऑर्डिनेशन चाहिए पड़ेगा। और तीसरा पॉइंट है, कोऑर्डिनेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन का, या हम कहें एक मैनेजमेंट का जो एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो क्या है? कोऑर्डिनेशन है। अब आप कहोगे सर इस पॉइंट को एक्सप्लेन कैसे करें? तो एक्सप्लेनेशन आपको खुद से करनी पड़ेगी कि इंपॉर्टेंट फंक्शन है कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन के बिना बाकी जो सारे फंक्शन है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इनका कोई भी काम नहीं रहता है। हम कोऑर्डिनेशन के बिना ओवरऑल गोल अचीव नहीं कर पाएंगे। और एक्सप्लेन करना है, इसके लिए आप एग्जाम्पल जरूर एक्सप्लेन करें। आपको बुक में, पूनम गांधी में आपको एक एग्जाम्पल दिया हो डबल डेक बस वाला, कि स्टार्टिंग में कंपनी चली, इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कोई कंपनी थी, बहुत बेहतरीन तरीके से चली, अच्छा काम किया उसने, खूब प्रॉफिट कमाया, बट एक टाइम पे कोऑर्डिनेशन की कमी के कारण वो कंपनी धीरे धीरे डूबना स्टार्ट कर दी और वो कंपनी डूब गई। ठीक, सॉरी। देखो अब हम लोग बात कर लेते हैं नेचर या फीचर्स ऑफ
कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन के क्या क्या फीचर्स हैं? तो पहला, कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट। कोऑर्डिनेशन क्या करता है? ग्रुप एफर्ट्स को एक साथ लेके चलता है। ग्रुप एफर्ट्स जैसे सारे के सारे डिपार्टमेंट्स हैं, उन सब डिपार्टमेंट्स की एक्टिविटीज को इंटीग्रेट करता है। दूसरा है इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एफर्ट्स। यूनिटी का मतलब सबको साथ लेके चलना, तो उनके बीच में यूनिटी ऑफ एफर्ट्स यानी सबके अलग अलग एफर्ट्स को एक साथ लेके चलता है, एक डायरेक्शन में लेके चलता है। फिर है कंटिन्यूअस प्रोसेस। ऐसा नहीं है कोऑर्डिनेशन सिर्फ एक दिन या एक साल ही करना पड़ेगा, आपको हर साल हर वक्त कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा। कोऑर्डिनेशन इज परवेसिव फंक्शन। देखो मैंने ज़्यादा एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैनेजमेंट के फीचर्स पढ़े थे, लगभग सेम थे फीचर्स, वही सारे फीचर्स थे, जैसे आपका कंटिन्यूअस प्रोसेस, परवेसिव, रिस्पॉन्सिबिलिटी। चलो ये 2-3 पॉइंट तो लगभग सेम है। तो हम लोग परवेसिव की बात कर रहे थे। परवेसिव का मतलब यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब जो हर जगह एप्लीकेबल हो, चाहे तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे स्पोर्ट्स क्लब हो, चाहे आपका कुछ भी हो, लाइब्रेरी हो या हॉस्पिटल हो, हर जगह कोऑर्डिनेशन चाहिए पड़ेगा। पांचवा पॉइंट है कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द मैनेजर्स। कोऑर्डिनेशन है सभी मैनेजर्स की जिम्मेदारी, होता नहीं है, ऐसा नहीं है सिर्फ एक ही मैनेजर कोऑर्डिनेशन करके चले। और लास्ट है कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिब्रेट फंक्शन। डेलिब्रेट का मतलब जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हो। ऐसा नहीं है कि देखो पहले आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, फिर ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग, फिर कंट्रोलिंग, ऐसे आपका कोऑर्डिनेशन भी चलता है। ठीक, तो ऐसा नहीं है कि आप प्लानिंग से पहले ही डायरेक्टिंग कर दो, सबका सीक्वेंस में चलता है। सेम कोऑर्डिनेशन के लिए भी ऐसा होता है। फिर है इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन या नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन। पॉइंट जरूर याद रखना क्योंकि जो केस स्टडीज बनती हैं उसमें से पूछते हैं इसमें से कौन सा इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन का पॉइंट मिसिंग है या कौन सा पॉइंट आया है, तो ध्यान रखना, पॉइंट जरूर याद रखना, एक्सप्लेनेशन तो आपको समझ में आ जाएगी। पहला पॉइंट है ग्रोथ इन साइज। ऑर्गेनाइजेशन का साइज जैसे जैसे इंक्रीज होता जाएगा या आप बढ़ाना भी चाहते हो तो बिना कोऑर्डिनेशन के नहीं बढ़ा पाओगे। देखो जितना ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन का साइज उतने ज़्यादा कोऑर्डिनेशन की जरूरत। नेक्स्ट पॉइंट है फंक्शनल डिफरेंशिएशन। अब आपको पता है एक ऑर्गेनाइजेशन काम के हिसाब से डिवाइडेड रहती है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में डिवाइडेड होती है। प्रोडक्शन का काम एक डिपार्टमेंट में चल रहा है, सेल्स का काम एक डिपार्टमेंट में चल रहा है, मार्केटिंग का काम एक डिपार्टमेंट में चल रहा है, तो इनके बीच भी तो कोऑर्डिनेशन चाहिए पड़ता है। ठीक, उसके बाद स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन का मतलब एक पर्सन किस फील्ड में स्पेशलाइज्ड है, किस फील्ड में एफिशिएंट है, उसे हम लोग स्पेशलाइजेशन बोलते हैं। तो अगर कोऑर्डिनेशन बेटर होगा, अगर कोऑर्डिनेशन है तो जो भी पर्सन, जो भी उसे जॉब दी गई है वो अपनी अपनी जॉब में स्पेशलाइज्ड हो जाता है क्योंकि उसी काम को बेटर तरीके से वो बार बार कर रहा है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारे पास एक लास्ट है केस स्टडी जिसे हम लोग जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। मुझे तो पता है कोऑर्डिनेशन मैं पढ़ा रहा हूँ तो कोऑर्डिनेशन से ही रिलेटेड उसका आंसर होगा। चलो फिर भी हम लोग एक काम करते हैं, सबसे पहले मैंने आपको बताया जब भी केस स्टडी सॉल्व करते हो लास्ट जरूर देख लिया करो कि आखिर हमसे पूछा क्या गया है। तो देखो पूछा गया है स्टेट द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट, यार कॉन्सेप्ट हमने कौन सा पढ़ा है पहले चैप्टर में? कॉन्सेप्ट तो मेरे ख्याल से एक हमने कोऑर्डिनेशन ही पढ़ा है, इसके अलावा फीचर्स पढ़े हैं, इंपॉर्टेंस पढ़े हैं, लेवल्स पढ़े हैं और हम लोगों ने नेचर ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा है, एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस पढ़ा है, ये सब चीज़ें हमने पढ़ी हैं और एक हमने कोऑर्डिनेशन पढ़ा है। चलो देखते हैं दूसरा पॉइंट है स्टेट एनी 3 फीचर ऑफ द कॉन्सेप्ट आइडेंटिफाइड इन द अबव पैरा। तो जो भी कॉन्सेप्ट है उसके 3 फीचर, तो कुल मिला के हमें ये पैराग्राफ पढ़ के हमें ये बताना है कि कौन सा कॉन्सेप्ट ऊपर डिस्कस किया गया है। ठीक, चलो हम लोग रीड करते हैं। तो द मैनेजमेंट ऑफ अमायरा लिमिटेड स्ट्रांगली बिलीव्स दैट द मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शुड वर्क टुवर्ड्स फुलफिल द कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। यहाँ तक हमें बात समझ में आ गई कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं वो सब कुछ क्या फुलफिल कर रहे हैं, कॉमन ऑर्गेनाइजेशन गोल की तरफ काम कर रहे हैं। जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है उसकी तरफ सभी लोग काम कर रहे हैं। दी रिक्वायर्स टीम वर्क एंड इंटीग्रेशन। देखो यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ एफर्ट्स आ गया, कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन का पॉइंट, ऑफ ऑल द इंडिविजुअल्स डिपार्टमेंट्स एंड स्पेशलिस्ट। तो जो भी स्पेशलाइजेशन है या जो भी इंडिविजुअल्स हैं, जो भी डिपार्टमेंट्स हैं, उन सबके एफर्ट्स को एक साथ लेके चलो, दैट इज कोऑर्डिनेशन। हम यहाँ तक देख के कोऑर्डिनेशन बोल सकते थे, बट क्वेश्चन आगे भी पढ़ लो और कोई कॉन्सेप्ट ना हो। दिस इज बिकॉज ऑल द इंडिविजुअल्स एंड डिपार्टमेंट्स डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर इन्फॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज टू परफॉर्म देयर रिस्पेक्टिव एक्टिविटीज। और ये सब क्यों करते हैं, इंटीग्रेट क्यों करते हैं? क्योंकि वो सारे इंडिविजुअल्स, सारे डिपार्टमेंट्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, एक्टिविटीज के लिए भी और रिसोर्सेज के लिए भी। तो मैनेजर नीड्स टू रिकंसाइल डिफरेंस इन अप्रोच, टाइमिंग, एफर्ट्स एंड इंटरेस्ट। तो मैनेजर क्या करता है, रिकंसाइल करता है, चेक करता है, डिफरेंस पता करता है अप्रोच में, उनकी टाइमिंग में, उनके एफर्ट्स में, इंटरेस्ट में। एट द सेम टाइम इट शुड इनेबल्स ऑल इट्स मेंबर
टू ग्रो एंड डेवलप। देखो ग्रो एंड डेवलप की बात आ गई, ये भी हम लोगों ने इंपॉर्टेंस पढ़ा था। दस देयर इज अ नीड टू हार्मोनाइज इंडिविजुअल गोल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन गोल। हार्मोनाइज का मतलब अगेन इकट्ठा करना, सबको साथ लेके चलना, किस किस को, इंडिविजुअल के गोल को और ऑर्गेनाइजेशन के गोल को, तभी हमारा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव अचीव हो पाएगा। तो फ्रेंड्स आप लोगों को मैं उम्मीद करता हूँ कि कोऑर्डिनेशन आंसर मिल गया होगा, इसके 3 फीचर्स भी आप लोग लिख दोगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू फ्रेंड्स, मिलता हूँ मैं आपसे बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में।